गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर हम लोग 14 जून पर पहुंच चुके हैं। आई होप आप एमसीक्यूज डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। द हिंदू और पीआईबी को भी आज हम कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उसको देख लेते हैं। तो आज हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे एमएसपी को लेकर रहने वाला है क्वेश्चन, बीट मॉडल के बारे में जानेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर क्वेश्चन रहेगा, अटलांटिक चार्टर को लेकर भी रहने वाला है, एक रेजोल्यूशन 75/260 के बारे में जानेंगे, प्रोजेक्ट सनराइज क्या है, देन आपका प्रबंध पोर्टल, निष्ठा, सम एंड राम प्रसाद बिस्मिल जो हमारा एक पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ। So it says, don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds that you plant. Now, यूपीएससी के अंदर इसको कैसे आप अप्लाई करने वाले हैं वो देख लेते हैं। सी, ड्यूरिंग योर यूपीएससी जर्नी, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, देयर विल बी लाइक मेनी डेज, कुछ दिन ऐसे होंगे जो आपके काफी फ्रूटफुल आपको नजर आएंगे। जैसे कि आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके वहां पर काफी अच्छा स्कोर आया, क्लास में भी क्वेश्चंस पूछे गए तो आप वो आंसर कर देंगे, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो आप ऑनलाइन मॉक करते हैं वहां पर भी स्कोर आपका अच्छा आएगा। ओवरऑल कहीं पे भी आप चीज पढ़ रहे होंगे तो उसका प्रोडक्टिव रिजल्ट आपको दिखेगा। इवन ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम का भी उस दिन रिजल्ट आना और वो आपके फेवर में आता है, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसे डेज होंगे जब आपको वो चीजें नहीं मिल पाएंगी जिसके लिए आपने मेहनत करी है। हो सकता है मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे ना आए, हो सकता है मेंस का आंसर का फीडबैक आपको अच्छा ना मिले, या फिर आपको लगे कि यार ये चीजें जो पड़ी हुई हैं वो भी एग्जाम में नहीं पूछी जा रही है, या फिर आपका रिजल्ट आता है वो आपके फेवर में ना आए। बट यहां पर आपको जो भी आपके डेज होने हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, वो आपको इस बेसिस पे जज नहीं करने चाहिए कि उस दिन आपको मिल क्या रहा है, रादर आप कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपनी तैयारी के अंदर। क्योंकि देखिए, हर दिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो चीज आप चाहें उस हिसाब से चीजें हो। बहुत बार दिन आपके फेवर में भी होंगे, बहुत बार दिन आपके फेवर में नहीं भी होंगे, लेकिन ये चीज इंश्योर करना आपके हाथ में होगा कि उस दिन आप मेहनत कितनी करते हैं अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए। रिजल्ट क्या आता है, समटाइम्स दैट इज नॉट इन आवर फेवर। आप कितनी भी मेहनत करें, कई बार रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता है, लेकिन आप कितने एफर्ट्स कर रहे हैं किस दिन के अंदर, वो पूरी तरीके से चीज आपके हाथ में है। सो नेवर जज अ डे कि वो चीज, वो पर्टिकुलर डे आपके फेवर में रहा या नहीं रहा, लेकिन आप उस डे को इस चीज से जरूर जज कर सकते कि वहां पर आप कितने सीड्स प्लांट कर रहे हैं, मतलब कितना ज्यादा वहां पर आप मेहनत करके, उस दिन मेहनत करके कितनी ज्यादा चीजों को पढ़कर आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, हिंदू एनालिसिस आपका डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है ऑन द सेकंड चैनल। आई होप आप इसको देख रहे होंगे। प्लीज कीप ऑन कैरिंग ऑन विद दिस पर्टिकुलर वीडियोस, बिकॉज जो हिंदू एनालिसिस है वो आपके मेंस, इंटरव्यू, प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पर्सपेक्टिव को खास तौर पर डेवलप करने के लिए। जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो करंट अफेयर्स का कोर्स है दैट इज ऑलरेडी लॉन्च्ड, और ये आपको टेक्स्टबुक.com के ऊपर मिल जाएगा। PL20 कोड को यूज कर लीजिएगा। इसके अंदर हम 13 महीने, एक साल होता है वैसे, एक साल के करंट अफेयर्स आपको कवर करने चाहिए, बट मई 2020 टू मई 2021 मैं इसके अंदर कवर कर रहा हूं। और यहां पर आपको जो नोट्स हैं वो भी मिलेंगे, इसके अंदर टेस्ट भी अवेलेबल हैं, और 200 से ज्यादा यहां पर लाइव क्लासेस जो होने वाली हैं। सो यहां पे जो करंट अफेयर्स हमारे रहने वाले हैं वो हम लाइव करेंगे, ठीक है। तो द हिंदू और पीआईबी को इसके अंदर कवर किया जाएगा। चलते हैं यहां पर जल्दी से अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड को देख लेते हैं, जो कि द आपके किस चीज को लेकर है, अपने टारगेट को सेट करने को लेकर। तो यहाँ पे 6 आपका जो स्कोर है वो रखा गया कट ऑफ के तौर पर। नाउ यू कैन स्कोर 6 और इवन मोर देन दैट। टारगेट अपना जल्दी से सेट करिएगा और उसे अचीव भी करने की कोशिश करिएगा। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितना कितना टारगेट आप सेट कर रहे हैं। चलिए, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट एमएसपी। आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस काफी ज्यादा न्यूज में है आजकल, क्यों न्यूज में है वो भी बताऊंगा। इसको लेकर, एमएसपी को लेकर बेसिकली 2 स्टेटमेंट दिए, आपको पूछा है कि बताइए करेक्ट क्या है। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है सीएसीपी रेकमेंड करता है एमएसपी 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए। तो 22 क्रॉप्स के लिए सीएसीपी के द्वारा ये प्राइस बताया जाता है। एमएसपी जो है वो डिसाइड किया जाता है सीसीईए के द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। टाइम पीरियड मैंने आपका यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, सोचिएगा इसके बारे में। अभी रिसेंटली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एनकरेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो यहां पर बढ़ाया है। किसका? पेडी का। ये भी न्यूज देखी थी, 70 रुपीज के आसपास इसे बढ़ाया गया। पल्सेस हो, ऑयल सीड्स हो, ऑयल सीड और पल्सेस का एमएसपी क्यों बढ़ाया? क्योंकि सरकार चाहती है कि किसान ऑयल सीड्स को और पल्सेस को अपने देश में उगाए, क्योंकि अपने देश में इन दोनों ही चीजों की कमी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें इन दोनों चीजों को इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर की कंट्रीज में से, और फिर उनको अपना पैसा भी देना पड़ता है। आत्मनिर्भर भारत की वजह से इसको अपनी ही कंट्री में उगाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि हमें प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज को दूसरी कंट्री को ना देना पड़े, ठीक है। पल्सेस के अंदर मैंने आपको बताया था 3 चीजें थी, वो था तुम करके याद करिएगा, TUM। टी स्टैंड फॉर तूर, यू स्टैंड फॉर उड़द,
और फिर आपका है मूंग। ये 3 दालें ऐसी हैं जिसको कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए रिसेंटली फार्मर्स को फ्री किट भी दी गई थी, जिसके अंदर इसके सीड्स वगैरह दिए गए थे। तो यहां पर सरकार ने कहा कि आप फ्री किट्स हमसे लीजिए, क्योंकि फ्री किट देंगे तो किसानों को यहां पे मोटिवेशन रहेगा इनको उगाने का। ऑयल सीड को लेकर भी हमारा डिस्कशन जो था वो हुआ था। हमने देखा था कि एडिबल ऑयल सीड जो है या एडिबल ऑयल है, इसको उगाने के लिए भी जो हमारी सरकार है वो काफी सारे एफर्ट्स कर रही है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर इसके लिए न्यूज आई हुई थी। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि यूनियन गवर्नमेंट का है, वो फाइनल डिसीजन लेता है एमएसपी के ऊपर, जो कि रेकमेंड किया जाता है सीएसीपी के द्वारा। तो सीएसीपी 22 क्रॉप्स के ऊपर जो है रेकमेंडेशन देता है, बिल्कुल ठीक है। और फाइनल डिसीजन जो होता है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा लिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, एमएसपी को लेकर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जितनी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब वैसे अगर आपको मैं ये बताऊं कि जो एमएसपी होता है उसके भी टाइप्स आप देख सकते हैं, मैंने आपको वैसे बताया A2 मेथड होता है, A2 प्लस FL मेथड होता है, और एक C2 मेथड होता है। A2 मेथड में क्या होता है, इसमें सारी जो पेड आउट कॉस्ट होती है, जिसमें आपका यहाँ पर हायर्ड लेबर है, कोई फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, सीड्स का जो पैसा होता है वो सभी इसके अंदर कंप्यूट किया जाता है, और उसके बेसिस पे फ्यूल हुआ, इरिगेशन में पैसा लगा, वो सब यहाँ पर दिया जाता है। A2 प्लस FL के अंदर ये फैमिली लेबर को भी ऐड कर लिया जाता है, तो ये जो अनपेड फैमिली लेबर है उसका पैसा भी इसमें ऐड कर लिया जाता है। C2 जो है काफी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट होते हैं, जिसमें फैक्टर्स, रेंटल्स के ऊपर जो फैक्टर्स होते हैं, इंटरेस्ट फॉरगोन, जो लैंड है उसको अगर रेंट पे लिया है, या फिर रेंटल उसका फोरगो किया जा रहा है, या फिर जो पैसा लगाया गया वो इंटरेस्ट फोरगो किया जा रहा है, उसको भी यहां पर कंसीडर किया जाता है। गवर्नमेंट कौन सा मेथड लेती है बताइए, सीएसीपी कंसीडर बोथ A2 FL एंड C2 कॉस्ट व्हाइल रेकमेंडिंग एमएसपी। तो ज्यादातर A2 FL मेथड को इसके अंदर जो सरकार है वो मानती है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, बीड मॉडल जो है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बीड मॉडल अभी काफी न्यूज में था, देख लेते हैं बीड मॉडल क्या है। बीड इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। क्या ये महाराष्ट्र का कोई डिस्ट्रिक्ट है? यहाँ पे 80-110 का फॉर्मूला लिया जाता है, ये भी पॉसिबल है। अब ये क्या है ये भी जानने वाली बात होगी। इंश्योरर जो है उसके जो लॉसेज हैं इसमें अनलिमिटेड हो सकते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, तो यस, बीड जो है एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, बिल्कुल ठीक है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहां पर कहा भी था कि जो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर को बेसिकली यहां पे कहा गया था कि जो स्टेट वाइड इंप्लीमेंटेशन है बीड मॉडल का, वो आप यहां पर लेकर आओ। किसके अंदर? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो जो क्रॉप बीड मॉडल का जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको यहां पर लाने की बात करी गई थी, और इसमें 80 एंड 110 का जो फॉर्मूला है उसको यूज किया जाता है। बता देता हूं मैं यहां पे आपको थोड़ा सा, लेट मी मेक सम स्पेस हियर। तो यहां पे जो आपका बीड मॉडल है इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली एक तो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का जो कि लोकेट करता है ड्रॉट प्रोन रीजन के अंदर, जहां पे काफी सूखा पड़ा रहता है। ठीक है, इसमें 80-110 का फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब इसमें है क्या, देखिए, द इंश्योरर पोटेंशियल लॉसेज जो होते हैं उसमें रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। तो 80-110 फॉर्मूला में क्या होता है, इंश्योरर के जो लॉसेज हैं उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, वो अनलिमिटेड नहीं रहता है, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लेकर आया जाता है। इंश्योरेंस फर्म डज नॉट हैव टू एंटरटेन क्लेम्स अबव 110% ऑफ द ग्रोस प्रीमियम। तो जितना ग्रोस प्रीमियम है, टोटल प्रीमियम, उसका 110% जो है उससे ज्यादा यहां पर जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो एंटरटेन नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट हैज टू बियर द कॉस्ट ऑफ कॉम्पनसेशन अबव 110%। तो मान लीजिए यहां पर लॉस हुआ 50,000 रुपए का, और 110 को अगर देखा जाए ये 40,000 होता है। तो इतना जो लॉस है, ये जो कॉम्पनसेशन, ये तो आप इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करेगी। इसके बियॉन्ड मतलब 10,000 एक्स्ट्रा जो यहां पर लॉस हो रहा है वो किसके द्वारा बियर किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट हैज टू बियर द कॉस्ट ऑफ कॉम्पनसेशन, जो कि 110% के बाहर जाकर हो रहा है। मतलब यहां पे अगर 110% 40,000 बन रहा है, तो यहां पे 10,000 जो एक्स्ट्रा है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, जो ब्रिज अमाउंट कहा जाता है इसको। ठीक है, हाउएवर इफ द कॉम्पनसेशन इज लेस देन द प्रीमियम कलेक्टेड, इसमें जो कॉम्पनसेशन है वो प्रीमियम कलेक्शन से कम है, द इंश्योरेंस कंपनी वुड कीप 20% ऑफ द अमाउंट एज हैंडलिंग चार्जेस एंड रीएम्बर्स द रेस्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को रीएम्बर्स किया जाता है। तो यहां पर अगर मान लीजिए जो कॉम्पनसेशन है वो 50,000 का है, लेकिन ऑलरेडी यहां पर प्रीमियम जो है वो इससे ज्यादा पे किया जा चुका है, इन दैट केस यहां पर इंश्योरेंस कंपनी क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी 20% जो एक्स्ट्रा है उसको रखकर बाकी स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर दे देगी। खैर, यहां पर आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो यस, 80-110 फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, जिसमें 110% तक की बियरिंग करी जाती है। इंश्योरर जो है उसका लॉस अनलिमिटेड होता है, नहीं, यहां पे बताया गया कि 110% तक ही पे करेंगे, उसके बियॉन्ड पे नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो राज्य सरकारें करेंगी। अब राज्य सरकार कह रही है केंद्र सरकार को कि इस तरीके का मॉडल आप भी लेकर आ सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर है। पूछा गया स्कीम के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है,
कौन सा कथन आपका सही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है शेयर करती है 90% ऑफ द प्रीमियम सब्सिडी फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। हो सकता है इसके अंदर 90% जो है वो सरकार के द्वारा पे किया जाता हो। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था एंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 भी लेकर आया गया है ताकि 2020 की जो खरीफ सीजन है इसके अंदर रीवैम्पिंग जो है करी जा सके। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। मैं टाइम आपका स्टार्ट कर देता हूं, सोचिएगा। और यहां पर वैसे अगर आपसे बात करें जाए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, प्रीमियम का जो अमाउंट है वो पूछा जा सकता है और ये याद रखने की जो टेक्निक है वो भी मैंने आपको बता रखी है। तो इसके अंदर कितना कितना जो प्रीमियम होता है वो पे किया जाता है 1.5%, 2% एंड 5%। याद है आपको? सबसे छोटा शब्द है रबी, तो सबसे छोटी परसेंटेज है। खरीफ थोड़ा सा बड़ा शब्द है क्योंकि इसमें अल्फाबेट ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम है। और हॉर्टिकल्चर सबसे बड़ा शब्द है, सबसे ज्यादा अल्फाबेट है तो सबसे ज्यादा प्रीमियम इसके अंदर देना पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो प्रीमियम अमाउंट है वो अलग अलग दिया गया तीनों के अंदर। आते हैं यहाँ पर वापस। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90% देती है। देखिए वैसे जनरल स्टेट के अंदर जब भी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है यूजुअली वो 60:40 का होता है जब भी हम जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करते हैं, लेकिन कुछ एरिया में 50:50 भी होता है। लेकिन जब भी हम नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट्स की बात करते हैं वहां पर ये जो रेशियो है 90:10 ही रहता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर ठीक हो जाती है। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ इसमें 2020 का जो खरीफ सीजन है इसमें रिवैम्प वर्जन इसका 2.0 लेकर आया गया, ये भी आंसर आपका ठीक हो जाता है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर वो हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हुए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये हमने देख ली। स्कीम जो है वैसे मैं आपको बताऊं तो इसने 5.5 करोड़ फार्मर्स एप्लीकेशन जो है ऑन एन एवरेज पर ईयर इसके अंदर कवर करी जाती है। इसमें जो यहाँ पर किसान है उनका अकाउंट आधार सीडेड रहता है। और नोटेबल एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर मिड सीजन एडवर्सिटी क्लेम्स जो है वो भी आते हैं। और इसके अंदर 30 करोड़ जो है वो तो राजस्थान में अकेले ही आ चुके हैं और वहां पर उसका भुगतान जो है वो भी किया गया। कोई लोकस्ट अटैक होता है, कोई और प्रॉब्लम होती है जहां पर फसल जो है वो नहीं हो पाती है या फिर फसल फेल हो जाती है, तो वहां पर ये जो बीमा योजना है वो काफी ज्यादा किसानों की हेल्प करती है। यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइंड अटलांटिक चार्टर विद यूएस? यूएस के साथ कौन सी कंट्री ने अटलांटिक चार्टर जो है वो साइन किया है? मैंने आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट कर दिया। क्या वो यूके है, रशिया है, चाइना है या फिर इंडिया है? सोच समझ के आंसर करिएगा, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट एंड यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उन्होंने एक न्यू वर्जन ऑफ द 80 इयर्स ओल्ड, तो ये 80 साल पुराना आपका एक अटलांटिक चार्टर था, उसको यहां पर लेकर आया गया। अटलांटिक चार्टर वाज अ जॉइंट डिक्लेरेशन जिसे कि यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो थे उन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के साथ साइन किया था एंड इट वाज साइंड इन 1941 एंड मोर स्पेसिफिकली 14 अगस्त को ये किया गया था। ठीक है, 14 अगस्त 1941 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू फॉलोइंग अ मीटिंग विद द टू हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मिले न्यू फाउंडलैंड के अंदर और वहां पर इसको लेकर आया गया था। तो अभी इसे दोबारा से यहां पर लेकर आया गया है। न्यू वर्जन जो है, सेकंड वर्जन जो है इसका वो साइन किया गया। आंसर आपका हो जाएगा ए। देखिए जो फर्स्ट वर्जन था और जो सेकंड वर्जन था उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का भी रोल है, कहीं कि इंडिया को कैसे इंपैक्ट करता है वो भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ओल्ड एटलांटिक चार्टर जो था उसने इंडियन नेशनलिज्म को एलियनेट किया था फ्रॉम द वेस्ट, बट द न्यू चार्टर एंड द रीबूटिंग ऑफ द वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन ये फैसिलिटेट करेगा कि इंडिया के साथ कोऑपरेशन जो है यूएस का और इसके अलाइज का वो और भी ज्यादा बेहतर है। देखिए मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू एटलांटिक चार्टर जो है उसमें इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा एंड हाउ दिस इंपैक्ट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड चार्टर। नाउ चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। रेजोल्यूशन 75/260 को लेकर पूछा गया, ये जो यूएनजीए का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का है, ये इन एसोसिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग है, किससे रिलेट करता है? ये टाइम मैं आपका स्टार्ट कर देता हूं। क्या ये कोविड से रिलेटेड है, HIV एड्स से है, ब्लैक फंगस से है या फिर ऑल ऑफ द अबव? सोचिए, यूनाइटेड नेशन का ये आपका 75/260 एक रेजोल्यूशन है। हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने अभी 75वां सेशन 75th सेशन जो था उंगा का यूएनजीए का ऑन प्रिवेंशन ऑफ HIV एड्स, इस सेशन को एड्रेस किया। तो ये किसके ऊपर था? HIV एड्स के ऊपर था। आंसर हो जाएगा बी। हो सकता है हमें लगे कोविड और ब्लैक फंगस काफी न्यूज में तो ये उसके ऊपर हो, तो उसके ऊपर नहीं था। ठीक है, इसी तरीके की चीजें जो है वो यूपीएससी आपसे पूछेगा जो कि कॉमन सेंस को, जहां हम कॉमन सेंस यूज करते हैं उसको डिफीट कर दे। चलिए, रेजोल्यूशन 75/260 ऑफ यूएनजीए डील्स विद इंप्लीमेंटेशन of the declaration of the commitment on HIV AIDS and the political declaration जो कि HIV AIDS के ऊपर किया गया कि उसका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जा रहा है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये 75th सेशन था जिसे कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा यहां पर एड्रेस किया गया था। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले जो 100 डेज और 200 डेज की सीरीज का कोर्स है, बिकॉज योर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम जो है वो धीरे धीरे पास आ रहा है, सो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। और इस टाइम पीरियड, जितना टाइम पीरियड आपके पास है उसमें आप 100 डेज और 200 डेज का जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप 2 आवर्स का टाइम जो है डेली बेसिस पर यहाँ पर डेडिकेट करके दे। देखिए यहाँ पर जो कोर्सेज हैं उसमें आपको एमसीक्यूज के जो लेक्चर्स हैं, क्लास लेक्चर्स हैं वो दिए जाते हैं। डेली जो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी 200 डेज में रहती है। इसके अलावा जो आपकी क्विजेज है वो भी आपको प्रैक्टिस करने के मिलते हैं, और साथ ही साथ जो वीकली आपके मॉक होते हैं वो भी यहाँ पर दिए जाते हैं। एंड वंस यू एनरोल इन दिस सीरीज, आपको ये जो डेली असाइनमेंट्स है वो यहाँ पर डेली कंप्लीट करने पड़ेंगे। एंड जैसे जैसे आप असाइनमेंट्स को कंप्लीट करते जाएंगे, जो कॉन्फिडेंस होता है वो यहाँ पर आपका एग्जाम को लेकर बिल्ड होता जाएगा कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, जो कि हो सकता है अभी उतना ज्यादा डेवलप ना हो पा रहा हो। सो यू कैन एनरोल इन दीज क्रैश कोर्सेज। और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें तो यहाँ पे आपका डे वाइज 500 डेज सीरीज का एक कोर्स है, मिशन यूपीएससी 2022, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, ताकि डेली अगेन जो आपके वीडियोस हैं, जो क्विजेज हैं, जो आंसर राइटिंग है वो कर सके आप, और एक ओवरऑल 360 डिग्री जो प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। जैसे एनसीईआरटी से शुरू करते हुए हम लोग कहां जाते हैं, हम स्टैंडर्ड बुक पे जाते हैं। तो पहले क्या होता है, आप एनसीईआरटी की जो वीडियोस है वो देखते हैं, उसके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं, देन यू गो टू द स्टैंडर्ड बुक्स, और उसके बाद आपको वैल्यू एडिड मटेरियल जो होता है वो मेंस के लिए यहां पर मिल जाता है। साथ के साथ आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाती है, साथ के साथ वीकली आपके मॉक टेस्ट भी होते जाते हैं, और डेली आपके क्विजेस भी होते जाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम। आई होप यहां पर जो भी सारी चीजें एक्सपेक्ट करी जाती है यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर वो यहां पर डाली गई हैं। चलिए, आप इसको exam.netmark.com के ऊपर जाकर फिगर आउट कर सकते हैं और एक बार इसे चेकआउट करके देख सकते हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि प्रोजेक्ट सनराइज को लेकर है। पूछा गया प्रोजेक्ट सनराइज किससे एसोसिएट करता है। यहां पर 4 नाम आपको वंस अगेन दिए हैं। कोविड लिखा है, एचआईवी लिखा है, टीबी लिखा है, या फिर नन ऑफ द अबव। प्रोजेक्ट सनराइज भी काफी न्यूज में था, जैसे कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा। और यहां पर प्रोजेक्ट सनराइज जो एक इनिशिएटिव है जिसे कि लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 2016 के अंदर। क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली जो ये 75th एड्रेस दिया गया हमारे हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा यूएनजीए का, उसके अंदर एचआईवी एड्स की बात हुई थी। तो देखिए जब ऐसा ही होता है, ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सनराइज है इसे 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि एचआईवी एड्स को लेकर ये एड्रेसिंग करी गई थी, तो क्वेश्चन जो है एचआईवी एड्स को लेकर अगर हमने आज से 1 साल 2 साल 5 साल पहले भी लॉन्च किए, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन तब हमें ये लगेगा कि जो यूपीएससी, अरे भाई वो 2016 का क्वेश्चन कैसे पूछ रही है। बट यूपीएससी इज नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन जो 2016 का है, क्योंकि 2021 के अंदर ये पर्टिकुलर जो डिसीज है वो न्यूज में थी और हमारे हेल्थ मिनिस्टर इसको लेकर न्यूज में थे। तो इसको लेकर जो कार्यक्रम चलाए गए हैं वो यहां पर आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई यहां पर हम 2016 का जो यहां पे एक इनिशिएटिव था उसको डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर इसको 2016 में लेकर आया गया था हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि जो एचआईवी की जो प्रेवलेंस है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर खास तौर पे उसको यहां पर टैकल किया जा सके, स्पेशली अमंग द पीपल जो कि ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं। क्योंकि ड्रग्स को भी जो इंजेक्शन है उसको लेकर जब इंजेक्ट किया जाता है तो एचआईवी की प्रेवलेंस जो है वो बढ़ जाती है। यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ऐसे केसेस ज्यादा थे, तो इसी वजह से प्रोजेक्ट सनराइज जो था वो लेकर आया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको याद हो, एक रेड रिबन एक्सप्रेस रेड रिबन जो था उसको भी यहां पर लेकर आया गया था, वो भी एचआईवी एड्स के लिए था। साथ ही साथ अगर आपको याद हो, ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ सकते हैं। 90s टू 90 ये भी एक प्रोग्राम जो था वो एचआईवी एड्स को लेकर भी, इवन टीबी को लेकर भी लॉन्च किया गया था कि 90% ऑफ दोस्त जिनको की जो कि एचआईवी पॉजिटिव है इन द कंट्री, उसके स्टेटस का हमें पता चलना चाहिए। देन बाकी जो 90% है उनको हम क्या करेंगे, उनको ट्रीटमेंट देंगे। एंड 90% ऑफ दोस्त जिनको ट्रीटमेंट दिया जाता है वो यहां पर इफेक्टिवली वायरल लोड सप्रेशन, मतलब उनके अंदर ये जो वायरल लोड है, वायरस का जो लोड है वो कम होना चाहिए। तो मतलब 90% लोगों को डिटेक्ट करो, उनको यहां पर थेरेपी दो, और ये जो आप यहां पर उनके ऊपर वेरियस ट्रीटमेंट करेंगे उसमें से 90% लोगों के अंदर फायदा हमें दिखना चाहिए। ये भी हम लेकर आए थे। अगर यहां पे याद हो, ग्लोबल फंड भी अवेलेबल है एड्स को फाइट करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया को फाइट करने के लिए, जिसको कि क्या कहा जाता है, जीएफएटीएम। जीएफएटीएम अब किसका एटीएम है, ग्लोबल फंड है, किस किस का, एड्स का, ट्यूबरक्लोसिस का और मलेरिया का। तो ये जब मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सब प्रोग्राम आप लिखिएगा। जो 75वां अभी अधिवेशन हुआ है वो भी लिखिएगा। एचआईवी एड्स को लेकर जो प्रोजेक्ट सनराइज 2016 में लेकर आया गया था ये भी लिखिएगा। आपका जो रेड रिबन इनिशिएटिव है, रेड रिबन एक्सप्रेस भी एक लॉन्च करी गई थी, वो भी लिखिएगा। 90s टू 90 भी लिखिएगा, जीएफएटीएम भी लिखिएगा। आपका एक बेहतरीन मेंस का आंसर होगा जिसमें काफी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए जो आपका प्रोजेक्ट सनराइज है, नेक्स्ट टॉपिक को हम देख लेते हैं, जो कि आपका पूछ रहा है प्रबंधन पोर्टल को लेकर कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर
प्रबंधन पोर्टल को लेकर सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट कहती है ये एसोसिएट करता है बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को, बेटर इंप्लीमेंटेशन के लिए इसको लेकर आया गया। इट विल स्ट्रीमलाइन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि क्या किया जा सके, एक्यूरेट असेसमेंट किया जा सके एक्चुअल कितनी फंड्स की जरूरत है वेरियस स्कीम्स के अंदर। तो यहाँ पे प्रबंधन पोर्टल है या प्रबंध पोर्टल है, टाइम मैंने आपका स्टार्ट कर दिए, इसको आंसर करिए। अभी रिसेंटली हुआ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक ऑनलाइन मॉड्यूल जो है वो लेकर आए हैं फॉर कंपाइलिंग आउट ऑफ स्कूल, जो कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल है उनके डेटा को कोलेक्ट करने के लिए, ठीक है। द कलेक्टेड डेटा विल बी मैप्ड विद स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन द प्रबंध पोर्टल और समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा का जो प्रबंध पोर्टल है उसके साथ इसे क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। वैसे जो प्रबंध पोर्टल आपका है, यस वो स्पॉन्सर, जो आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में बताता है, बिल्कुल ठीक है। और वो ये भी देखता है कि कहां पर कितना फंड की जरूरत है, कहां पर कितना फंड सही तरीके से यहां पर यूज किया जा रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से क्या आंसर यहां पे बी होगा, नहीं, आंसर विल बी डी, क्योंकि आपसे पूछा था कि नॉट करेक्ट आपको बताना है। अगर आपने करेक्ट समझ के आंसर दिया है तो -2 अपने आप को जरूर दे दीजिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां पर वेरियस पेयर्स दिए और आपको मैच करना है और आपको बताना है कि करेक्टली कौन सा यहां पर ये मैच करता है। मैंने आपको टाइम वैसे स्टार्ट कर दिया है, सोच समझ के आंसर करेगा। UDISA, क्या ये MIS के लेकर है, मैनेजमेंट, ये आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है एजुकेशन को लेकर, उसको लेकर है। निष्ठा आपका डिजिटल एजुकेशन को लेकर है। शगुन आपका ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर। आपको बेस्ट आंसर चूज करना है, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर हम डिस्कस करने वाले हैं आज के 8th क्वेश्चन को। यहां पर सोचिए, चलिए देखिए, अगर आपको याद हो, निष्ठा जो था कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, अराउंड ज्यादा दिन हो गए हैं वैसे तो 2 महीने के आसपास का टाइम हो गया, तब भी ये न्यूज में था। तो निष्ठा जो था वो टीचर ट्रेनिंग को लेकर था। टीचर ट्रेनिंग करेंगे तभी तो वो आगे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, लेकिन टीचर ट्रेन ही नहीं रहेंगे, ट्रेन टीचर नहीं होंगे तो बच्चों को भी उतनी बेटर एजुकेशन ये नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड जो है डिजिटल एजुकेशन को लेकर नहीं है, टीचर ट्रेनिंग को लेकर है। सेकंड आपका एलिमिनेट करेंगे तो आप फर्स्ट को, ए को और डी को एलिमिनेट कर जाएंगे। बाकी जो दोनों है बिल्कुल ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशन को लेकर वो UDISC से रिलेट करता है। शगुन आपका ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। यहां से ये आपका है निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, क्योंकि टीचर बढ़ेंगे तो ही बच्चे पढ़ेंगे। यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। समम के बारे में जानते हैं। SMAM इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। समम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 मंत्रालयों के नाम आपके सामने दिए हैं। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लेकर आया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लेकर आया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा? 4 ऑप्शंस हैं, सोच समझ के आंसर करिएगा। समम की स्कीम जो है, समम जो फुल फॉर्म है, ये आपको पता होती तो इसका आंसर करना इजी हो जाता है। यूपीएससी भी ऐसे करता है, जो स्कीम है उसको शॉर्ट वर्जन में यहां पर पूछते हैं। तो स्कीम जो है समम, इसका जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूं। सो इट इज सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के मैकेनाइजेशन को लेकर है, तो मंत्रालय कौन सा होगा? सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किए हैं फंड्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन समम स्कीम के अंदर। तो फार्म्स को कैसे मैकेनाइज किया जा सके, इसके लिए यहां पर जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट के द्वारा करी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने समम को 2014-15 में वो लेकर आए थे। तो आपको लगेगा अगर इस स्कीम के बारे में पूछा जाता है, अरे भाई यहां पर जो यूपीएससी उन्होंने 6-7 साल पुरानी स्कीम को पूछ लिया, लेकिन स्कीम चाहे 6-7 साल पुरानी हो, लेकिन इसको लेकर न्यूज दे रखी थी कि इसके लिए जो भी फंड है वो यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, इसी वजह से ये न्यूज में थी। अंडर इट सब्सिडीज प्रोवाइडेड फॉर परचेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी। और ये जो सब्सिडी होती है ये 40 to 50% के आसपास की रहती है फॉर स्टेट्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो इनके लिए 100% इसको रखा गया, ठीक है। तो बाकी राज्यों के लिए यहाँ पे 40 to 50% सब्सिडी जो है, जब भी कोई एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करने के इक्विपमेंट्स खरीदने वो रखी जाती है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स के लिए एंड फॉर एनईआर स्टेट्स बेसिकली कहा जाता है इट इज 100% लिमिटेड टू 1.25 लाख पर बेनिफिशियरी। हर व्यक्ति को 1.25 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा, अदरवाइज 1.25 लाख के अंतर्गत है तो 100% पैसा जो है वो केंद्र सरकार यहाँ पर देने वाली है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो डेवलप्ड अ मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप भी यहाँ पर लाई गई है, जिसको की कस्टम हायरिंग सेंटर्स कहा गया, CHC फार्म मशीनरी कहा गया, विच कनेक्ट्स फार्मर्स टू द कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर्स, जो कि उनकी लोकेलिटी के अंदर लोकेटेड है। चलिए समम स्कीम से आगे बढ़ते हुए चलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 10, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपका पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि अभी रिसेंटली ये न्यूज में थे, क्यों थे वो भी बताऊंगा। ही वॉज द मेंबर ऑफ आर्य समाज के मेंबर थे। ही वेंटेड हिज एंग्विश थ्रू हिज पोएम, उन्होंने एक मेरा युद्ध करके पोएम लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने पूरे गुस्से को निकाल दिया था। ही फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन मातृवेदी, उन्होंने एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पर फॉर्म करी थी। और इस तरीके की जो पोएम्स होती थी, वैसे जो उस टाइम के फ्रीडम फाइटर्स थे वो लिखते रहते थे, जैसे भगत सिंह ने भी एक इस तरीके के पोएम और आर्टिकल्स जो वो लिखे हुए हैं। रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर है, उन्होंने एक स्पेशल सेरेमनी जो थी वो ऑर्गेनाइज करी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, ताकि जो बर्थ एनिवर्सरी है हमारे फ्रीडम फाइटर राम प्रसाद बिस्मिल जी की, वो यहाँ पर जो है वो कमेमोरेट करी जा सके और वो उसे सेलिब्रेट किया जा सके। नाउ यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन के ऊपर आए तो क्या वो आर्य समाज के मेंबर थे, तो बिल्कुल ठीक है, वो आर्य समाज के मेंबर थे और उन्होंने मातृवेदी करके एक संगठन को भी यहाँ पर खड़ा किया था। और अगर बात करी जाए यहाँ पे इनका जन्म जो था 11 जून 1897 को हुआ था, एक विलेज के अंदर, यूपी के अंदर, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पर इस सेरेमनी को किया गया अभी। और साथ ही साथ यहाँ पर और चीजें उनके बारे में बताई जाए तो यस, उन्होंने एक पोएम भी लिखी थी, लेकिन उस पोएम का नाम क्या था? उस पोएम का नाम था मेरा जन्म। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। 2 मिनट के अंदर पूरे लेक्चर को रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है वो भी देने वाला हूं। और जो लास्ट टाइम क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया था, जिन्होंने फ्री पीडीएफ जीती है, उन जो विनर है हमारे लास्ट टाइम के, जिन्होंने कमेंट सेक्शन के अंदर करेक्ट आंसर किया था और फ्री पीडीएफ जीती है, उनका नाम भी यहाँ पर डिक्लेयर करने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं एमएसपी के बारे में। आपको पता है आपकी ड्यूटी क्या है? एक्टिव रिवीजन के अंदर आपकी ड्यूटी है कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है वो सब चीजें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, टाइप करते रहिएगा, साथ ही साथ जो चीजें, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसका भी आंसर करिएगा। तो यहां पर मैंने देखा था, आपको बताया कि जो सीएसीपी है उसके द्वारा प्राइस को रेकमेंड किया जाता है, सीका के द्वारा, सीसीईए के द्वारा जो है ये प्राइस को फिक्स किया जाता है फाइनली। ठीक है, इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था एमएसपी से आगे बढ़ते हुए बीड मॉडल। बीड कहां पर है? बीड महाराष्ट्र में है। 80-110 का फॉर्मूला दिया है। क्या इसके अंदर इंश्योरर का जो लॉस है वो लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड? सो इट इज लिमिटेड। एंड अभी केंद्र सरकार को भी ये सुझाव जो है वो दिया गया कि इस तरीके का मॉडल आप भी यूज कर सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है, फिर हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करी। ये बताएं मुझे कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के लिए कितना यहाँ पे प्रीमियम का प्रावधान रखा गया है, और यहां पर लॉन्च इसे किया गया था 2016 के अंदर। इसका 2.0 वर्जन भी आया है। 1.5%, 2%, 5% मैंने इसके अंदर जो आपको प्रीमियम का अमाउंट आता है वो भी बताया, रबी खरीफ और किसके लिए? हॉर्टिकल्चर के लिए। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके लिए जो प्रावधान रखा गया वो 90% का रखा गया। देन यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आगे बढ़ते हुए डिस्कशन हमारा जो हुआ था वो था अटलांटिक चार्टर यूएस को लेकर। और अटलांटिक चार्टर यूएस को लेकर हमने डिस्कशन किया था कि ये किसके साथ यूएस के द्वारा साइन किया गया है। सो इट इज साइंड विद यूके। ध्यान रखिएगा, पहले भी इसे 1941 में साइन किया गया था। किन दो लोगों के बीच में? एक तरफ थे यूएस के रूजवेल्ट और दूसरी तरफ थे कौन? वहां थे विंस्टन चर्चिल। और ये वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था तब इसको लेकर आया गया था। तब के टाइम में और अब के टाइम में इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है वो मैं मेंस का क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, जिसका आंसर आप जरूर करिएगा। अभी वाला जो है ये मैं आपको एटलीस्ट हिंट के तौर पे बता सकता हूं कि वो हमारे लिए बेटर रहने वाला है। उस टाइम का हमारे लिए बेटर नहीं था जब हम इंडिपेंडेंट भी नहीं थे। रेजोल्यूशन 75/260 किसके ऊपर लेकर आया गया? जल्दी से बताएं। यहां पर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने अधिवेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया और इसको एड्रेस किया। ये लेकर आया गया किसके द्वारा? किसके लिए? एचआईवी एड्स के लिए। देन हमने यहां से आगे बढ़ते हुए जो 75वां अधिवेशन था, इससे आगे मैंने आपको क्रैश कोर्सेज के बारे में बताया था। क्रैश कोर्सेज डेली आप असाइनमेंट्स को पूरा करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका यहाँ पर सब्जेक्ट्स को लेकर, वेरियस सब्जेक्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंस ना डेवलप हो, बिकॉज ऑल दीज कोर्सेज आर क्रिएटेड वेरी केयरफुली, जिसमें आपके एनसीईआरटी से आपकी जो फाउंडेशन है वो बनती है और उसके बाद जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती है उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी यहाँ पर बढ़ता है। चलिए, प्रोजेक्ट सनराइज के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था। प्रोजेक्ट सनराइज किससे एसोसिएट करता है? इट इज एसोसिएटेड विद किससे? एचआईवी से। ध्यान रखिएगा, रेड रिबन भी इससे एसोसिएट करता है, 90s to 90 भी इससे एसोसिएट करता है, एंड जीएफएटीएम जो है वो भी इससे एसोसिएट करता है। देन हमारा डिस्कशन इससे आगे बढ़ते हुए हुआ था प्रबंध पोर्टल को लेकर, जिसमें मैंने आपको बताया था कोविड-19 पेंडेमिक में चिल्ड्रन डेटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है, किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसके बारे में। देन हमारा डिस्कशन इससे आगे बढ़ते हुए जो है वो हुआ था निष्ठा को लेकर, शगुन को लेकर। शगुन किस चीज के लिए? यस, इट इज फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। निष्ठा किसके लिए? यस, इट इज फॉर टीचर्स एजुकेशन। आप इस तरीके से याद रखिएगा कि देयर इज अ लेडी जो कि आपकी टीचर है जिनका नाम निष्ठा है।
ठीक है, तो आपको एग्जाम में याद रहेगा। देखिए इस तरीके की जो चीजें हैं वो बनाना काफी जरूरी है। जैसे आप याद कर सकते हैं कि शगुन करके आपकी एक फ्रेंड है जो कि सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन करना पसंद करती है, ठीक है, उसको ऑफलाइन क्लासेस में मजा नहीं आता है, ठीक है। निष्ठा करके आपकी एक टीचर है जिनको ज्यादा अच्छा पढ़ाने नहीं आता है, इसी वजह से वो ट्रेनिंग लेने के लिए गए हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको स्कीम्स याद रह जाएंगे, क्योंकि अच्छी चीज ये है कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर लोगों के नाम से ही, अगर देखिए निष्ठा, शगुन, काफी अच्छे अच्छे जो नाम है वो लेकर आए जा रहे हैं ताकि याद करने में भी दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए UDISE नाउ इसे याद करने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन शगुन आप इमेजिन करिए देयर इज यू हैव अ फ्रेंड नेम शगुन जो कि ऑनलाइन एजुकेशन करना पसंद करती है। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड का नाम वो भी सही है या रिश्तेदार का नाम हो, तो इस तरीके से याद करने की कोशिश करिएगा कि शगुन तो हमेशा ऑनलाइन एजुकेशन ही करती है, ठीक है, उसे ऑफलाइन क्लासेस में मजा नहीं आता है। निष्ठा जो है वो आपकी टीचर है, उनको ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ाने आता, तो इसी वजह से अब उनको टीचर ट्रेनिंग की जरूरत है और वो टीचर ट्रेनिंग के लिए आपके स्कूल से, आपके कॉलेज से जा रहे हैं 1 महीने की छुट्टी लेकर, ठीक है। कुछ इस तरीके से फनी चीजें याद करेंगे, फनी चीजों के इसको फनी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा लंबे समय तक के लिए चीजें याद रहेंगी, ठीक है। समम के बारे में डिस्कशन हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम है, कौन सा मंत्रालय, जल्दी से बताइए। यहां पर अभी कहा गया है मिनिस्ट्री के द्वारा कि हम यहाँ पर 50% जो है वो सब्सिडी देने वाले हैं ऐसे मशीन के इक्विपमेंट्स के लिए, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए 100% रहने वाली है विद 1.25 लाख का कैप इसके अंदर रहने वाला है। और लास्ट में मैंने आपको पर्सनैलिटी के बारे में बताया था। जल्दी से मुझे पोएम का नाम बताइए। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो पोएम लिखी गई थी, ही वॉज द मेंबर ऑफ आर्य समाज, बिल्कुल ठीक है, मेरा जन्म करके उन्होंने एक पोएम लिखी थी और अभी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रही है एक सेरेमनी जो कि यहाँ पर उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट कर रही है, ठीक है। चलिए, जो मैराथन सेशंस आते हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, क्योंकि मैंने देखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, अदरवाइज क्या होगा। देखिए डेली वीकली बेसिस पे हम जो भी चीजें करते हैं वो हमें काफी जल्दी भूल जाते हैं। ये चीज आपने एग्जाम में देखी होगी, जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि यार ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा था, ये चीज हमने कहीं पढ़ी थी, ये टॉपिक हमने कहीं देखा था, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है वो ध्यान नहीं आ पाता। रीजन क्योंकि वो चीज हमने पढ़ी लेकिन रिवाइज नहीं करी, जिसकी वजह से एग्जाम में याद नहीं आई। तभी ये जो मैराथन सेशंस आपके लेकर आए गए ताकि एग्जाम तक जो आप डेली एमसीक्यूज कर रहे हैं वो तो आपके प्रैक्टिस हो ही हो, और मैं आपकी इतनी सारी रिवीजन जो है वो यहाँ पर करा दूं। ओवर लर्निंग बेसिकली इसको कहा जाता है, जिसमें चीजें आप भूल ना पाए, जब एग्जाम आपके सामने हो वो चीज आपको अच्छे से याद हो। जब बाकी स्टूडेंट्स जो है वो सोच रहे हो कि आंसर ए होगा या बी होगा, आप बी को मार्क करते हुए, करेक्ट आंसर को मार्क करते हुए आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपना टाइम लगाना शुरू करें, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपसे पूछ लेता हूं। सो हु इज द, या कहीं यहाँ पे गलत लिखा है ये, सो आई हैव करेक्टेड, हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, क्योंकि अभी हमने देखा जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वो आर्य समाज को उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन आर्य समाज के फाउंडर कौन थे ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा, बिकॉज कमेंट सेक्शन के अंदर जो आप आंसर करेंगे उसी के बेसिस पे एक रैंडम विनर को मैं चूज करूंगा। लास्ट टाइम के जो हमारे विनर है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इमी खान है। इमी खान, आप मुझे या तो टेलीग्राम पे बता दीजिएगा या फिर नेटमॉक IAS के ऊपर बता दीजिएगा कि जो आपको PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। मेंस और इंटरव्यू के ग्रुप आपके सामने है एंड आई एम क्वाइट हैप्पी। इंटरव्यू के ऊपर मैंने कुछ आंसर देखे, मेंस के ऊपर भी आंसर देखे, सो यू आर राइटिंग एंड रिकॉर्डिंग द वेरी गुड आंसर्स। तो मेंस के ऊपर और इंटरव्यू के अंदर अपने आंसर्स को देते रहिएगा। दिस इज द सेकंड ग्रुप जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये आपका सेकंड चैनल नेटमॉक UPSC के नाम से हिंदू एनालिसिस, मेंस के क्वेश्चन और इंटरव्यू के क्वेश्चन आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। जल्दी से अभी कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स लिख दीजिए, कितना आपने स्कोर किया है और कितना आप यहाँ पर स्कोर आपने टारगेट सेट किया था। 6 अच्छी से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, 6 से कम है तो उसे इंप्रूव करने की कोशिश करिएगा, लेकिन सेकंड टाइम जरूर देखिएगा वीडियो को ऑन द वेरी सेम डे में ही देखिएगा, नेक्स्ट डे पे मत छोड़िएगा, और सेम डे ही आप अपने नोट जरूर बना लीजिएगा, राइट। नोट्स कैसे बनाने उसके लिए भी वीडियो जो है अवेलेबल है यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैंने अपलोड किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर आपको PDF जो है वो मिल जाया करेगी रात को 10 बजे तक। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, बिकॉज आप जानते हैं कि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जब हमारी टीम उसको देखती है तो उनको ये चीज जरूर महसूस होती है कि उनके द्वारा किया गया जो काम है वो आप लोगों को सहायता काफी ज्यादा कर रहा है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, स्टे सेफ।